नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि कल हमारी रेनबो की वीडियो बनी थी, उसके साथ मैंने कहा था कि अगली जो आपकी वीडियो होगी वो आपकी टॉप 100 क्वेश्चन केवीएस के, जो आपको आने वाली परीक्षा में बहुत बड़ा सहयोग देंगे, मैं आपको वे क्लियर करवाऊंगा जब तक आपकी परीक्षा होती है। तो दोस्तों, मैंने उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है जो आपकी परीक्षा में आपका बहुत बड़ा सहयोग करेंगे और आप परीक्षा में वे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों से बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है टॉप 100 क्वेश्चन में से कि सिंधु घाटी की सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी को, इस क्वेश्चन को क्लियर करने से पहले हम जानते हैं कि जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ से आपके लगभग 7-8 क्वेश्चन या ज़्यादा भी क्वेश्चन निकलते हैं, क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक होता है। आपकी एनवीएस, केवीएस और डीएसएसबी की जो परीक्षा होती है, उन परीक्षाओं में आपका एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, स्थापत्य कला आपकी, और आपकी कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, ये जो 3-4 टॉपिक है, यहाँ से मोस्टली एग्जामिनर क्वेश्चन अधिक से अधिक उठाता है। तो आपको इन टॉपिक का बारीकी से अध्ययन करना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, आपकी स्थापत्य कला प्लस कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट, और आपकी इंडियन हिस्ट्री तो आपकी मोस्टली है ही, वो तो आपकी भले ही केवीएस की हो या यूपी की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी हो या आपका नेट हो, उनसे उन सबको क्वालिफाई करने के लिए आपको इंडियन तो आपको अपनी उंगलियों पे करना ही होगा। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो केवीएस की वैकेंसी है, इसमें आपका पश्चिमी कला से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, केवल आपका इंडियन होता है, आपके कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट होते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके ग्राफिक से भी होते हैं 2-4। ठीक है, तो अब आइए चलते हैं अपने आज के क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, इसमें आपका राइट होगा नगर निर्माण। ठीक है, मुख्य रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर निर्माण के लिए जानी जाती है। कई बार बच्चे मोहरों पे मोहर निर्माण या मूर्ति निर्माण पर लगाकर निशान क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा गया हो, एग्जाम ने कैसे भी पूछा हो, तो आप नगर निर्माण को फर्स्ट फ्लोर राइट करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगर निर्माण के लिए जानी जाती है। ठीक है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका प्रचलन आज हम कर रहे हैं इतने बीते समय के बाद। तो छोटा छोटा सा पॉइंट इसके बारे में जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे जो क्वेश्चन निकलते हैं आपके, एक तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो टाइम है, इसका टाइम अगर देखा जाए तो हर एक एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे कि जो केवीएस वाले हैं या एनवीएस वाले हैं, ये अपना टाइम अपने सिलेबस में देते हैं, उसके अनुसार ही टाइम पूछते हैं। कुछ परीक्षाओं में अलग टाइम होता है, कुछ में अलग अलग। तो देखते हैं जो आपका केवीएस का एग्जाम है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम 2500 से 1500 बीसी टाइम है इसका। ईसा पूर्व 2500 से 1500 बीसी ईसा पूर्व इसका टाइम मानना है इन्होंने। केवीएस के जो आपका सिलेबस है, केवीएस का जो सिलेबस है वो आपका साइट पे या नेट पे अपलोड किया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। उसमें जो उसकी मूर्तियां हैं या सिंधु घाटी का समय काल है, वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है और वो उसे ही देते हैं। तो आप अदर किताब के अकॉर्डिंग ना पढ़े टाइम को, जो उसके सिलेबस में दिया है उससे ही आप स्टडी करें। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम है वो 2500 से 1500 टाइम दिया है आपका केवीएस के अनुसार, जो उसके सिलेबस में है। आपको याद करना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका कि जो सिंधु घाटी का सभ्यता का टाइम है, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो टाइम है इसका, वो है आपका 2350 से 1750 बीसी। ठीक है, ये आपका केवीएस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। और दूसरा जो टाइम है ये आपका कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार टाइम में आपका 2350 से 1750 है। और आपका एक क्वेश्चन ये भी निकल जाता है कि जो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम
2350 से 1750 है, ये किस विद्वान ने ज्ञात किया था? तो ये थे आपके डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल ने इस समय को ज्ञात किया था। ये टाइम क्या है कि ये ऑथेंटिक टाइम है आपका, जो अधिकतर परीक्षाओं में यही आपका पूछा जाता है। लेकिन आपका जो केवीएस का एग्जाम होगा उसमें आपको 2500 से 1500 टाइम लगाना होगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही अपने सिलेबस में इस टाइम को दे दिया है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज जो परीक्षा होती है उसमें आपका 2350 से 1750 टाइम आता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन किस तरह से निकलते हैं। एक तो आपका क्वेश्चन ये निकलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी मुख्य विशेषता तो आपकी नगर निर्माण हो गई, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले हमें जो मकान है या आपकी वास्तुकला है का जो साक्ष्य मिलता है आपका, वो आपकी सिंधु घाटी से मिलता है। इससे पहले आपका प्रागैतिहासिक काल आता है जो आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि जो प्रागैतिहासिक काल है, प्रागैतिहासिक काल आपका, प्रागैतिहासिक काल, जो आपका प्रागैतिहासिक काल है ये वो काल है जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। ये आपका आदिकाल के अंतर्गत आता है। आदिकाल क्वेश्चन हो जाता है कि जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, एक तो उसका अर्थ क्या है कि इतिहास से पहले का वो काल जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है, जो आपका आदिकाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक होता है आपका इतिहास। इतिहास होता है आपको जिसकी भरपूर तरह से आपको उसकी जानकारी हो, आपका लेखा जोखा भी आपके प्राप्त हो, वो आपका इतिहास होता है, ठीक है। और वो प्रागैतिहासिक काल जिसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं होता, प्रागैतिहासिक काल होता है, और ये आपका आदिकाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद आप क्या आती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से भी एक क्वेश्चन आपका निकलता है कि जो आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता है, इस सभ्यता को हम किस काल के अंतर्गत रखते हैं। तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसे हम रखते हैं अद्वैतिहासिक काल के अंतर्गत। सिंधु घाटी सभ्यता को हम अद्वैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अद्वैतिहासिक काल, अद्वैतिहासिक काल, ठीक है। इसे अद्वैतिहासिक काल क्यों कहा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें लिपि मिली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली थी जो थी चित्रात्मक, चित्रात्मक लिपि मिली थी। यहां से हमें चित्रात्मक लिपि मिली थी हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। और इस लिपि को जो है सबसे ज्यादा पढ़ने का प्रयास एक विद्वान ने किया था, जिसे वो पढ़ नहीं पाया था। आपका विद्वान जो था आई महादेवन, जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि मिली थी चित्रात्मक लिपि, या हम इसे पिक्टोग्राफ भी कह सकते हैं। पिक्टोग्राफ भी कह सकते हैं हम इसे, पिक्टोग्राफ लिपि या आपकी चित्रात्मक लिपि। इस लिपि को पढ़ने का सबसे ज्यादा प्रयास आई महादेवन ने किया था। आई महादेवन, आई महादेवन ने प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहा, इस लिपि को पढ़ नहीं सका। इसी कारण इसे अद्वैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, लेकिन उसका लिखित ब्यौरा हमें नहीं मिल पाया। इसी कारण हम इसे अद्वैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। आपका प्रागैतिहासिक काल आदिकाल के अंतर्गत आता है। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी अद्वैतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लिपि मिली थी चित्रात्मक लिपि या आपकी पिक्टोग्राफ लिपि, उस लिपि को पढ़ा नहीं गया था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम अद्वैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। और जो यहाँ की आपकी चित्रात्मक लिपि मिली थी, इसे पढ़ने का प्रयास आई महादेवन विद्वान थे, इन्होंने किया था। कई बार इन्होंने पढ़ा, लेकिन इसे वो पढ़ नहीं पाए। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम अद्वैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इससे क्वेश्चन ये निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 2 नगर कौन से हैं, और ऐसे कौन से नगर है जिन्हें हम नगरों की श्रेणी में रखते हैं। तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, और बच्चे इस क्वेश्चन के आते के साथ ही गलती करते हैं, क्योंकि जो आपके नगरों की श्रेणी में नगर रखे जाते हैं वो आपके 6 नगर कहलाते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख नगर है वो आपके 2 है। 2 कौन कौन से हैं देखते हैं।
जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख 2 नगर हैं आपके, वो कौन कौन से हैं? साथियों, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, ये क्वेश्चनों का एक ऐसा गढ़ है, यहाँ से आपको, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको इसका बारीकी से अध्ययन करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन था प्रमुख नगर, प्रमुख नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। नंबर 1 आपका हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो। ये आपके क्या है, ये आपके प्रमुख नगर है 2, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ठीक है, इन्हें जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। क्या? जुड़वा राजधानी, इन्हें जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने कहा था। एक विद्वान आपके पिग्गट, पिग्गट ने सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 नगर है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इन्हें जुड़वा राजधानी कहा था पिग्गट ने। ठीक है, अब आपका एक क्वेश्चन और निकल जाता है कि जो आपकी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, ये तो आपकी क्या है, जुड़वा राजधानी है, लेकिन एक क्वेश्चन होता है कि हड़प्पा सभ्यता के वे कौन सी नगर है जो जुड़वा नगर कहलाते हैं? 2 जुड़वा नगर। तो आपके जो 2 जुड़वा नगर है, 2 जुड़वा नगर, वो है आपके मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, और दूसरा है चुनहड़दो, चुनहड़दो। ठीक है, ये आपके क्या है, ये आपके जुड़वा नगर है, और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो आपके जुड़वा राजधानी कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के वे 6 नगर कौन से हैं जो नगरों की श्रेणी में आते हैं? देखते हैं, क्योंकि वे जो है आपके 6 के 6 शायद आपके सिलेबस में दे रखे हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन उन 6 से जरूर उठाएगा आपका, अदर जो आपके क्षेत्र है उनसे नहीं उठाएगा। इसलिए एक बार जान लेते हैं कि वे 6 नगर कौन कौन से हैं, क्योंकि ये आपकी आने वाली परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा आपको। राजन, एक बार पानी का गिलास दे दी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, जानते हैं अब हमारे कौन से ऐसे नगर है जो नगरों की श्रेणी में आते हैं। वे आपके 6 हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। प्रमुख नगर 6 कौन से आते हैं नगरों की श्रेणी में? नंबर 1 आपका हड़प्पा, नंबर 2 मोहन मोहनजोदारो, नंबर 3 आपका लोथल, नंबर 4 पे आपका बनावली, चन्हुर्दो, और नंबर 6 पे आपका कालीबंगा। कालीबंगा, ये दोस्तों ये आपके प्रमुख 6 नगरों की श्रेणी में आने वाले नगर है आपके हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल, बनावली, चन्हुर्दो, कालीबंगा। ठीक है, अब आपका क्लियर हो गया होगा, प्रमुख 2 नगर आपके जो है आपके मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा है, लेकिन जो नगरों की श्रेणी में आते हैं आपके 6 नगर ये है आपके। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में डिटेल से अगले किसी क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, क्योंकि आपके लगभग 10 क्वेश्चन क्लियर कराने हैं और आपका पहला ही क्वेश्चन चल रहा है। और सिंधु घाटी में तो इतना मैटर है कि अगर मैं पूरा दिन भी आपको बताऊं तो कम पड़ेगा। तो जो मोटी मोटी चीज़ें हैं केवल उन पे प्रकाश डालते हैं हम। आज आज इस क्वेश्चन को हम यहीं छोड़ते हैं, किसी और क्वेश्चन में और चीज़ों को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पहला समाप्त होता है आपका, जो था हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका वंश का सही क्रम लगाओ, वंश का सही क्रम
लिखो। ठीक है, इसमें आपके जो वंश होते हैं जैसे आपका नंद, मौर्य, शुंग, कुषाण, अंध, सातवाहन, गुप्त, ये आपके क्या है वंश, ये आपके प्रमुख 6-7 वंश है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनका आपको सही क्रम लगाना होता है और आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। आपको किसी भी तरह से मिलेगा, जैसे आपका ऑप्शन में ए बी सी, सुन, ठीक है, आपको इस तरह से कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन, सॉरी 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिसमें ये जो सीक्वेंस है ये आपका गलत लिखा होगा और आपको उसका सही आंसर देना होगा कि इन वंश को सही क्रम में लगाओ आप। तो ठीक है, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता है यहाँ से जरूर कि जो आपके वंश क्रम है इनका सही क्रम क्या होगा। तो आपका जो मोस्टली अधिकतर पूछे जाते हैं वो है आपका एक तो नंबर 1 पे आपका नंद, नंबर 2 नंद मौर्य शुंग, नंद मौर्य शुंग, नंबर 4 पे आपका आता है आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, कुषाण और नंबर 6 पे आपका गुप्त। ये आपके प्रमुख 6 वंश है जो बार बार इन 6 में से आपको ऊपर नीचे करके एग्जामिनर आपको दे देता है कि इनको सही क्रम में लगाओ। ठीक है, अगर आपके ये वंश सही क्रम में याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर देंगे कि सबसे पहले आपका क्या आएगा, आपका नंदनी है तो दूसरे नंबर पे क्या आपका मौर्य, फिर सुंग लगेगा आपका, तीसरा नंद मौर्य शुंग, दूसरे नंबर पे शुंग हो जाएगा आपका कुषाण और नंबर 4 पे आपका गुप्त। ठीक है, तो नंबर 1 पे आपका मौर्य, दूसरे पे आपका शुंग, तीसरे पे आपका कुषाण और नंबर 4 पे आपका गुप्त। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए आपको ये सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा ताकि आप 1 नंबर का क्वेश्चन ठीक कर ले। और ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका ये आपका बार बार रिपीट होता है, तो आप इसे ठीक करने के लिए इस सीक्वेंस को याद करेंगे ताकि आप एक क्वेश्चन को गलत ना करें। ठीक है, जो आपके ये वंशक्रम है इनसे किसी और क्वेश्चन में इनके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगा कि आपका कुषाण काल किस लिए प्रसिद्ध है, आपका मौर्य काल की किस लिए प्रसिद्ध है, गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध है और शुंग काल किस लिए प्रसिद्ध है, डिटेल से मैं बताऊंगा। लेकिन कुछ मोटे मोटे पॉइंट मैं आपको 1-2 बता दूं आपको यहाँ से जो बनते हैं। एक तो जो आपका कुषाण काल है, कुषाण काल की देन आती है कि कुषाण काल की क्या देन है। तो कुषाण काल की एक तो आपके 2 प्रमुख केंद्र है आपके, एक तो मथुरा, नंबर 2 गांधार। ठीक है, मथुरा और गांधार इसके प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र। ठीक है, मथुरा गांधार प्रमुख केंद्र माने जाते हैं कुषाण काल के। और कुषाण काल की देन क्या है, राजा कनिष्ठ, राजा कनिष्ठ की मूर्ति कुषाण काल में ही बनी थी, इंपोर्टेंट है ये आपकी आती है। और जो आपका ये आपका मथुरा ये शुद्ध भारतीय शैली है और गांधार इसे हम मानते हैं इंडो ग्रीक का मिश्रण। ठीक है, शुद्ध भारतीय शैली आपकी मथुरा है और जो आपका गांधार है इसे इंडो ग्रीक का मिश्रण माना जाता है। और बाकी चीज दोस्तों मैं किसी और क्वेश्चन में डिटेल से बताऊंगा, आपकी वीडियो नहीं तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए जो मोटे मोटे बेसिक पॉइंट है मैं आपको वही बता दूं। अगला आपका मौर्य काल। मौर्य काल की जो मुख्य विशेषता है, मौर्य काल में एक तो आपका स्तूप और नंबर 2 स्तंभ। स्तूप और स्तंभ का निर्माण हुआ है किसके काल में, आपके शासक है अशोक के काल में हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो आपका मौर्य काल है, मौर्य काल में किस शासक के समय बहुत अच्छा कार्य हुआ है या चित्रकला को बढ़ावा मिला है, तो आपके अशोक है जिसने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है और लगभग 30 स्तंभ बनवाए थे, जिसमें से हमें 15 मिलते हैं और कुछ लगभग 9-8 फेमस है जो पूछे जाते हैं। किसी और क्वेश्चन में मैं इन सभी को आपको क्लियर कराऊंगा।
लेकिन आपके बेसिक क्वेश्चन है कि मौर्य काल में अच्छा कार्य अशोक के समय हुआ है, जिसमें स्तूप और स्तंभों का निर्माण हुआ है। इनसे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको जरूर। और मौर्यकालीन जो प्रमुख मूर्ति शिल्प क्या है आपके, वो जैसे कि आपकी चवरधारणी, परखम यक्ष हो गया, ठीक है, मुख्य रूप से आता है पूछने के लिए। उनकी माप भी पूछ ली जाती है या वे किस लिए प्रसिद्ध है। प्लस मौर्यकालीन गुफा कौन कौन सी है आपकी, बराबर में 4 गुफाएं प्राप्त हुई है आपकी। और जो आपकी नागार्जुन की पहाड़ी है वहां से आपको 3 गुफाएं मिली थी आपको, ठीक है, बराबर से 4, नागार्जुन की पहाड़ी से आपको 3 गुफाएं मिली थी। ऐसे ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा डीप आप नहीं पढ़ेंगे, केवल बेसिक चीज़ों को जानेंगे ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को गलती ना करें, ठीक है। आपके नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है आपका गुप्तकाल। गुप्तकाल से आपका क्वेश्चन बनता है कि गुप्तकाल की क्या देन है। तो गुप्तकाल की जो देन है वो है मंदिरों का निर्माण। मंदिरों का निर्माण सबसे पहले हमारा गुप्त काल में हुआ था और यहाँ बहुत अच्छे और भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सुंगकाल। सुंगकाल में क्या होता है, सुंगकाल की जो देन है वो है आपका सांची सांची और भरूच। सांची और भरूच का निर्माण आपका सांची और भरूच का निर्माण आपका सुंगकाल में हुआ था, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको आने वाली परीक्षा में जरूर वहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को देखते रहें और जिन बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो जो छात्र ऑफलाइन पढ़ने के लिए आते हैं उनका टेस्ट है शनिवार को, टॉप 100 क्वेश्चन से ही ऑफलाइन टेस्ट होगा आपका। तो सभी बच्चे तैयार रहें, आपका 100 नंबर का टेस्ट होगा आने वाले शनिवार को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों हम। क्वेश्चन नंबर 3, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो गए और जो आपका सिलेबस एग्जामिनर ने तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग हम हर क्वेश्चन को उठाएंगे, चाहे वो आपका किसी भी टॉपिक से हो, स्थापत्य कला से हो, आर्टिस्ट से हो या किसी कलाओं से हो, उन सब से हो, आपका क्वेश्चन जो है वहां से निकला है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका चोल काल की प्रमुख विशेषताएं। चोल काल की प्रमुख विशेषताएं। चोल काल की प्रमुख विशेषता या विशेषता है, चोल काल की प्रमुख विशेषता है, तो इसमें आपको ऑप्शन में मिलेगा मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण, नंबर 2 नटराज मूर्ति, या फिर आपका नंबर 3 ऑप्शन होगा स्थापत्य निर्माण, नंबर 4 पे आपका एलिफेंटा की मूर्ति, एलिफेंटा मूर्ति, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन के ऑप्शन बनाकर दे सकता है ताकि आपका ध्यान अलग हटे और आप क्वेश्चन गलती करें। तो आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन गलती ना करें, क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली बेसिक क्वेश्चन एक अलग लैंग्वेज में देता है जिससे बच्चे परेशान होकर या कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलती करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका टॉप 100 क्वेश्चनों में से आपका क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ रहे हैं, जो है आपका चोल काल की प्रमुख विशेषता क्या है या चोल काल की देन क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आपका आता है, चोल काल की देन क्या है, तो उसमें आपका जो राइट होगा वो है आपका नटराज की मूर्ति, ठीक है। जो चोल काल है, चोल काल में सबसे पहले नटराज की मूर्ति बनी थी, नटराज की मूर्ति जो 12वीं शताब्दी की है, जो 12वीं शताब्दी की आती है आपकी, ठीक है, नटराज की मूर्ति। और जो नटराज की मूर्ति है ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है आपकी नटराज की मूर्ति, ठीक है। क्वेश्चन होता है आपका कि जो नटराज की मूर्ति है किसको समर्पित है,
भगवान शिव को समर्पित है। किस शताब्दी की है? 12वीं शताब्दी की है। इसकी मुद्रा आती है कि जो नटराज की शिव मूर्ति है वो किस मुद्रा में है? तो ये आपकी अतिभंग मुद्रा में है। अतिभंग मुद्रा में बनी है आपकी, ठीक है। अतिभंग मुद्रा में आपकी ये मूर्ति बनी हुई है, चोल काल में बनी है। और आपका क्वेश्चन यही होता है कि जो आपका चोल काल है, चोल काल की प्रमुख देन क्या है? तो आपकी नटराज की मूर्ति है और ये शायद आपकी कांस्य में बनी होती है, ठीक है। इसकी माप भी पूछ लेता है आपको। मैंने शायद जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनके ग्रुप में बार बार कई सारे फोटो क्लिप करके भी दिए हैं, ताकि वो मूर्ति देकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उसका जो उसके साथ उसके पैरों में क्या दिखाया गया है, उसके 4 हाथ है, उसके साथ में क्या चीज़ दिखाई गई है। इस तरह से हर एक बेसिक टॉपिक को उठा लेता है एग्जामिनर आपका, ठीक है। तो चोल काल की प्रमुख देन आपकी नटराज की मूर्ति हो गई। मंदिरों का निर्माण आपको बताया कि गुप्त काल की देन है, आपका गुप्त काल की देन है मंदिरों का निर्माण। और स्थापत्य कला, सबसे पहले इसका प्रारंभ हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में माना जाता है। और एलिफेंटा, एलिफेंटा एक आपके अलग गुफा है जो आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। आपकी एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में, जिसमें 7 गुफाएं हैं और इसका निर्माण 7 गुफा है, इसमें 7 गुफा एलिफेंटा में आपकी 7 गुफाएं हैं और इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासकों ने एलिफेंटा गुफा का निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये अपनी त्रिमूर्ति के लिए, ये अपनी त्रिमूर्ति के लिए जानी जाती है एलिफेंटा गुफा। और जो आपकी त्रिमूर्ति है इसके ऊपर आपका डाक टिकट भी बना हुआ है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को याद करना है साथियों, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आने वाली परीक्षा में जरूर यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा साथियों। हर एक क्वेश्चन को आप याद करेंगे और रिवाइज करेंगे ताकि आप ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, भारतीय भारतीय झंडे की माप, भारतीय झंडे की माप क्या होती है? ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इसमें क्वेश्चन में ए में आपका 4:3, 2:3, 3:2 या 4:5। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारतीय झंडा है, भारतीय झंडे की माप कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं बता दूं कि जो भारतीय झंडा है इसके मानक से क्वेश्चन आ जाता है कि जो भारतीय झंडा है इसके कितने मानक हमें प्राप्त होते हैं। तो मानक होते हैं इसके 9 मानक में हमें झंडे के मानक से अभिप्राय है उसकी माप। जैसे कि बहुत बड़ा झंडा हो गया, टेबल पे रखने वाला झंडा अलग होता है आपका, जो आप अपनी पॉकेट पे लगाते हैं वो झंडा आपका अलग होता है, फहराने के लिए झंडा अलग होता है। तो ऐसे मानक से उसके आकार से है, मानक से अभिप्राय उसके आकार से है, आकार से। ठीक है, तो ये जो आकार निर्धारित हुआ है सरकार के द्वारा हमारी, तो ये 9 प्रकार के है। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर का हो जाता है कि जो भारतीय झंडे के मानक है या उसके आकार है कितने इंगित या कितने सरकार ने निर्धारित किए हैं। तो आपके 9 प्रकार निर्धारित किए हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये होता है, मोस्टली तिरंगे से आपका क्वेश्चन होगा क्योंकि आपके सिलेबस में है ये। ठीक है, तो भारतीय झंडे की माप क्या होती है, तो इसमें आपका राइट होगा 3:2। ये आपका क्या है, झंडे का है, झंडे की माप है आपकी। ठीक है, ये जो मैंने सारी माप दे रखी ये किसी ना किसी की माप है। जैसे 4:3 जो ये है आपकी टीवी की माप, जो आपका टेलीविजन होता है टीवी की माप है आपकी ये। और जो 2:3 है ये आपका स्वर्णिम विभाजन जो सिद्धांत है आपका,
स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। स्वर्णिम विभाजन जो सिद्धांत आपका उसकी जो आता है अनुपात, वो आता है 2:3 स्वर्णिम विभाजन का। ठीक है, भारतीय झंडे का इसका उल्टा होता है 3:2 भारतीय झंडे का माप होती है। अब आता है आपका 4:5। ये आपका क्या है, ये अखबार के कॉलम की माप होती है। अखबार के कॉलम की माप, अखबार के कॉलम की माप होती है आपकी। ये चारों ही माप मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर होता है। कोई सी भी माप आपसे पूछ ली जाती है कि जो आपका टेलीविजन है उसकी माप कितनी होती है, आपका स्वर्णिम विभाजन है उसकी माप कितना होता है, झंडे का माप कितनी होती है, और आपके अखबार के कॉलम की माप कितनी होती है। ठीक है, जैसे आपका ये अखबार पेपर है, न्यूज़पेपर है आपका, तो ये 4 तो यहाँ हो गया और 5 ये ऐसे होगा, तो 4:5। ठीक है, ये आपकी चारों माप मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे लिख लेंगे, याद करेंगे अच्छे से। ठीक है साथियों, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो बहुत महत्वपूर्ण है आपका, और हर एक क्वेश्चन मैंने बड़ी सूझबूझ के साथ लिया है, जिससे मैं उन सभी 100 क्वेश्चनों में उन सभी टॉपिकों को शामिल कर लूं जो आपके केवीएस के सिलेबस में निर्धारित हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, जोगीमारा की गुफा, जोगीमारा की गुफा की खोज किसने की थी? ठीक है, ऑप्शन में आपका दोस्तों डिजिटल बोर्ड की अभी सुविधा नहीं हो पाई है, नहीं तो शायद क्वेश्चन ना लिखने पड़ते और आपको कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते। लेकिन फिर भी मेरा प्रयास यही है कि जितनी भी सुविधा हुई है मैं उससे आपको भरपूर मात्रा में आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, ताकि आपको उस कमी का एहसास ना हो। ठीक है, जोगीमारा गुफा की खोज किसने की थी? तो उसमें ऑप्शन में आपका है राय किशन दास, डॉक्टर ब्लॉक, नंबर 3 प्रोफेसर दुर्बिल, और नंबर 4 पे स्ट्रेला क्रेमरिस। ठीक है, स्ट्रेला क्रेमरिस, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, जिसमें से आपका राइट होगा डॉक्टर ब्लॉक। जोगीमारा की गुफा डॉक्टर ब्लॉक ने 1904 में की थी। ठीक है, और जो आपकी जोगीमारा गुफा है ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में आपकी ये गुफा छत्तीसगढ़ में है। और जो जोगीमारा गुफा है, इस गुफाओं में प्रमुख 2 गुफाएं हैं। प्रमुख 2 गुफाएं हैं, जिनका नाम है, नंबर 1 गुफा का नाम है आपका जोगीमारा, नंबर 2 आपकी सीता बोगरा। ये गुफा संख्या 2 मिली है यहाँ से। जो आपकी जोगीमारा गुफा है, इस गुफा को हम अन्य कई नाम से जानते हैं, जैसे सीता बोगरा को हम बोलते हैं प्रेक्षागार, नाट्यशाला। ठीक है, इसे एशिया की प्रथम नाट्यशाला कहा जाता है। एशिया की प्रथम नाट्यशाला माना जाता है। ठीक है, खोज 1934 में डॉक्टर ब्लॉक ने की थी इसकी, आपकी छत्तीसगढ़ में है ये, और इसकी नदी पूछ ली जाती है, किस नदी के किनारे है? ये आपकी नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा नदी के किनारे आपकी जोगीमारा की गुफा स्थित है। साथियों,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत कई सारे कॉपियाँ भरी पड़ी है, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं केवल बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वही आपको पढ़ाऊँ, जो फालतू का है वो कुछ भी मैटर आपको ना बताऊँ, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन आता है इसमें आपके दृश्य पूछ लिया जाता है, कितने दृश्य मिले आपके, यहाँ से आपके 7 दृश्य प्राप्त हुए हैं, जोगीमारा गुफा से 7 दृश्य प्राप्त हुए हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये मिल जाता है कि जो आपकी जोगीमारा गुफा है, सबसे पहले भित्ति चित्र भी आपके जोगीमारा गुफा से ही प्राप्त हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे पहले भित्ति चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो आपकी जोगीमारा गुफा भित्ति चित्र भी आपके यहाँ से मिले थे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे रंग के बने हैं, कैसी पृष्ठभूमि पर, तो सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर बने हैं, सफेद रंग की पृष्ठभूमि, सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर ये बने हैं आपके, सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर आपके ये चित्र मिले हैं। और जो और भी कई सारे क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन ये मोस्टली बेसिक क्वेश्चन थे। आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं दोस्तों। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, आपकी वीडियो कल होगी। तो साथियों ये क्वेश्चन जो है मैंने टॉप 100 सुपर 100 क्वेश्चन लिए हैं आपके, जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें मैं सभी टॉपिकों को शामिल कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा KVS से पहले मैं क्लियर करवाऊँगा। और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे अपना सुझाव जरूर दे, कमेंट करें और शेयर करें, और दोस्तों अपनी राय जरूर दे, ठीक है। कल हम यहाँ से ही क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे अपनी इन क्वेश्चनों को। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं कल इन्हीं क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।